दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग भी कुशल मंगल होंगे। देश एक संक्रामक काल से गुजर रहा है। देश के सभी जिम्मेदार लोग मिलकर एक साथ इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सबको धन्यवाद। दोस्तों, आज काफी समय बाद हम आपके बीच में हैं। मुद्दे तो बहुत रहते हैं, ये देशी मुद्दों का है हमारे देश की आधारशिला भी मुद्दों पर ही रखी गई है। पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस देश के भविष्य को प्रभावित करते हैं। वर्तमान तो सिर्फ नियंत्रण हम कर सकते हैं ना, और जो भी हम काम करते हैं भविष्य के लिए करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का विषय है सामाजिक व्यवस्था वर्सेस राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था पे बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी राजनीतिक दल संगठन का विरोध नहीं करता हूं। हर व्यक्ति, हर दल और संगठन की अपनी नीतियां होती हैं। उन नीतियों की आधारशिला पे इसका गठन किया जाता है। और मेरे आज इस वक्तव्य को किसी भी राजनीतिक दल से जोड़ के आप लोग नहीं देखेंगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद भी है। व्यवस्था परिवर्तन ये जो शब्द है, ये कार्य है, ये आज ही नहीं, आदिकाल से, सदियों से विश्व के हर देश में, क्षेत्र में, वो चाहे शिक्षा रहा हो, स्वास्थ्य रहा हो, राजनीति रहा हो, हर एक को प्रभावित करता रहा है। और ये बहुत जरूरी भी है। अगर विकास का एक क्रम रुक जाएगा तो आप भी बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। अभी जैसा कि देश में कुछ दिनों से दिखाई पड़ रहा है, देश में लॉकडाउन लग गया, बहुत से युवाओं के रोजगार चले गए, व्यापार लोगों के बंद हो गए, हमारे युवा साथियों के। जब ये साथी लौट के अपने गांव घर में आए तो इन्होंने अपने गांव घर की जो व्यवस्थाएं देखी, वो शिक्षा की रही हो, स्वास्थ्य की रही हो, उससे कदापि संतुष्ट नहीं थे। अभी स्थानीय स्तर के जो चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, आप भी जानते हैं। यहां की जो जनसंख्या है वो सबसे बड़ी है, और जो यहां का युवा है वो बहुत ही जिज्ञासु भी है। जब उन्होंने इस व्यवस्था को देखा तो व्यवस्था परिवर्तन की उन्होंने सोच ली। उन्हें इस राजनीतिक व्यवस्था पे यकीन ही नहीं हुआ कि क्या राजनीतिक व्यवस्था ने हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मूल्यों का इतना दोहन कर दिया है। युवाओं ने सामाजिक व्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए राजनीतिक व्यवस्था को चैलेंज किया, और आज उसी का यह परिणाम है। स्थानीय स्तर पे हुए चुनाव, जो रिजल्ट आए हैं, चौंकाने वाले आए हैं। लगभग 60% युवाओं ने जाति, धर्म और क्षेत्र को नकारा, और जनता ने भी इसको स्वीकार किया और परिवर्तन दिया। उसी का यह परिणाम है कि आज स्थानीय स्तर पे जो आपका प्रतिनिधि है वो पढ़ा लिखा और योग्य युवा है। 60% बहुत बड़ा अनुपात होता है। देश का युवा अब पूर्णतः इस परिवर्तन के मूड में दिख रहा है कि हमें वाकई परिवर्तन चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देकर अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई स्वयं अपने हाथ में ले लिया है। यह परिवर्तन की प्रथम सीढ़ी होती है। परंपरागत राजनीति, परंपरागत व्यवहार और सोच
यहां तो उस राजनीतिक नजरिए को सबसे ज्यादा चैलेंज किया गया है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रमुख रूप से कहीं पर भी संतुलित नहीं दिखाई पड़ा। संतुलन ये नहीं होना चाहिए ना कि एक हाथ मेरा हष्ट-पुष्ट है और दूसरा विकलांग हो। तो राजनीतिक नजरिए ने जो विकासवाद की परिभाषा दी और विकासवाद को जिस तरह से रखा, वो एक विकलांग हो सकता है, वो प्रदेश एक विकलांग हो सकता है, वो देश एक विकलांग की श्रेणी में आ सकता है। ऐसे कैसे स्वस्थ मानव हो सकता है या स्वस्थ देश हो सकता है कि कानपुर में ढेर सारे उद्योग धंधे हों और बगल के एक जिले में शून्यता दिखाई पड़ी उद्योग धंधे की। यह आर्थिक संतुलन तो है नहीं, शैक्षिक संतुलन भी नहीं है और सामाजिक संतुलन तो है ही नहीं। प्रदेश और देश के किसी जिले में उच्च स्तरीय चिकित्सा की व्यवस्था है और गांव में कहीं कहीं पे यह स्थिति है कि एक इंजेक्शन लगाने वाला भी कोई उपलब्ध नहीं है। तो इस सामाजिक व्यवस्था को चैलेंज किया इन युवाओं ने। और चुनौती देकर इस तरह के कार्य और विचारधारा पर लगाम लगाने का प्रयास किया। जब शिक्षा व्यवसाय बन जाए, यह मैं नहीं कहता हूं, देश के ज्यादातर नागरिक इस विषय को बोलते हैं। और व्यवसाय क्यों ना हो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है। जिस देश की अखंडता एक रूपता की हम बात करते हैं, वहां शिक्षा के पैटर्न भी कई हैं। क्यों नहीं नियंत्रण किया सरकार ने? से कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। आजादी के इतने साल बाद तक पैटर्न पे पैटर्न बनते रहे। शिक्षा का व्यवसायीकरण भी होता रहा, शिक्षा का विभेदीकरण भी होता रहा। गरीब के लिए यह शिक्षा, अमीर के लिए वो शिक्षा, और जिनके पास है नहीं तो है ही नहीं। शिक्षा पे अच्छी बात याद आई, इस संक्रमण काल में शिक्षा का तो नामो निशान उस वर्ग से मिट गया जिसके लिए देश के कई समाज सेवी संगठन शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे थे, शिक्षकों का आंदोलन के रूप में चल रहे थे। कभी कभी तो देख के देश का भविष्य डर लगता है। ऐसा नहीं कि मैं इस संक्रमण काल से परिचित नहीं हूं, मैं समझ रहा हूं कि देश में स्थितियां ठीक नहीं है, पर देश में कई चीजें चल भी रही हैं, तो उनके साथ साथ शिक्षा का प्रबंध भी सही ढंग से होना चाहिए। अन्यथा क्या यह देश लेबर का एक देश बनेगा? आप ही देखिए, गरीब वर्ग जो निचले तबके का हमारा भाई बहन है, भूल गया होगा एबीसीडी, भूल गया होगा किस क्लास में पढ़ रहा है, कौन हमारे टीचर थे, कौन हमारा विद्यालय था। यह भी तो हमारा मौलिक अधिकार था। देश के हर कोने में मोबाइल टावर तो लग सकता है, पर शिक्षा का प्रबंध नहीं हो सकता है। यह भी एक चुनौती का विषय बनेगा आगे चल के। इस देश के युवाओं ने इन चीजों को, इस लॉकडाउन ने ना बहुत चीजें परिवर्तित की हैं, देश में सोचने पे मजबूर कर दिया है देश के युवाओं को, देश के लोगों को। देश के गली गली में मोबाइल टावर लग सकता है, पर देश के गली गली में शिक्षा का प्रबंध नहीं हो सकता है। मोबाइल से देश में गाने सुनाए जा सकते हैं, क्या शिक्षा की क्लास फ्री में नहीं चलाई जा सकती थी? यह भी एक विषय आएगा आपके सामने, इस देश के जिम्मेदार लोगों के सामने। और यह कदापि ना समझे कि मैं किसी व्यक्ति, दल और विशेष व्यक्ति को मैं कह रहा हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं और देश के लोकतंत्र को बनाने में मेरा भी एक वोट जाता है, और कहने का अधिकार, टिप्पणी करने का अधिकार मेरा भी है, क्योंकि यह देश का विकास, उत्थान मुझे भी प्रभावित करता है। दोस्तों, भी कई तरह के दोस्तों के हमारे पास प्रश्न आ भी रहे हैं, बराबर कई लोग कई तरह की जिज्ञासाएं डालते भी रहते हैं। एक मित्र ने ये कहीं पे काम कर रहे थे, इन्होंने ये कहा कि सर, ये आर्थिक विकास जो है जिस पे आप बार बार बात करते हैं, इससे हम कैसे निकल पाएंगे? युवा दोस्तों के लिए एक संदेश है मेरा।
दोस्तों, साझा व्यापार करिए, लघु व्यापार करिए, छोटा व्यापार करिए, पर करिए, शुरू करिए। बेरोजगारी है, ठीक है, पर बेरोजगारी का आपको सामना करना पड़ेगा। इस बेरोजगारी ने भी देश की राजनीतिक व्यवस्था बदलने में अमूलचूल परिवर्तन दिया है। देश का वो युवा जो बेरोजगार हो गया था, उसने कहा चलो भाई एक बार प्रधानी लड़के देख ही लेते हैं, कैसे लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं। इस आर्थिक मंदी ने उनमें एक नई सोच भी पैदा कर दी व्यवस्था परिवर्तन करने की, और वो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए अपना योगदान दे आए। एक मित्र ने सामाजिक परिवर्तन की बात की। दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन को मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, समझ रहा हूं और कोशिश भी कर रहा हूं। सामाजिक परिवर्तन की मूलभूत भावना थी हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा के लिए दीपदान आंदोलन पिछले कई वर्षों से मैंने चलाया। देश और विदेश के बहुत से जिम्मेदार लोगों ने मेरा साथ भी दिया। दीपदान आंदोलन ने अपना प्रभाव दिखाया भी। कई सामाजिक तबके में, कई सामाजिक वर्ग और क्षेत्र में दीपदान आंदोलन ने अपनी जगह बनाई और वहां पे सामाजिक शैक्षिक उत्थान होना भी शुरू हो गया था। पर इधर संक्रमण काल में दीपदान आंदोलन घर से न निकल पाने के कारण काफी अव्यवस्थित हो गया है। जो मित्र मुझे आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जिम्मेदार हैं समाज के, दीपदान आंदोलन अपने घर के अगल बगल जाइए ना, ऑनलाइन आजकल पेन पेंसिल भी मिल जाती है, उसको मंगा लीजिए। वो गरीब बच्चे जो ABCD भूल चुके होंगे या जिनके हाथों से किताबें हमेशा के लिए जा चुकी होंगी पिछले 1-1.5 साल से, जाइए उन बच्चों को पुनः ये अस्त्र शस्त्र दीजिए और दीपदान करिए। वरना आपका ये समाज है, ये 1 साल 2 साल नहीं पिछड़ेगा, 50 साल 100 साल पीछे चला जाएगा और ये कभी भी सामाजिक व्यवस्था की पटरी पे नहीं आ पाएगा। इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिए और प्रबल प्रयास दोस्तों करिए। अभी राजनीतिक व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, आज का विषय राजनीतिक व्यवस्था भी है। राजनीतिक व्यवस्था, लोकतंत्र की जो परिभाषा पिछले 20-25 साल से गठित की लोगों ने मानसिक रूप से बना रखा है, वो परिभाषा लोकतंत्र की नहीं है। यहां पे लोकतंत्र के नाम पे देश में गैंग बने हुए हैं, जाति आधारित गैंग बने हैं, क्षेत्र आधारित गैंग बने हैं। इस गैंगवार से इस देश को निकलना होगा। इस गैंगवार का दूषित प्रभाव विकासवाद पे क्या पड़ा? अगर इस गैंग का आदमी सत्ता पे आता है तो अपने क्षेत्र, अपने जाति, अपने धर्म के लोगों का उत्थान करता है, उनका आर्थिक विकास करता है, उनका शैक्षिक विकास करता है। लोकतंत्र ये तो था नहीं ना। लोकतंत्र की जिम्मेदारी किसी एक जाति और व्यक्ति और क्षेत्र के हाथ का नियंत्रण तो नहीं था। वस्तुतः ये गलत स्थिति बनी इस देश के युवाओं की वजह से। इस देश का पढ़ा लिखा युवा लोकतंत्र के इस ड्रामे में आया ही नहीं और ये गैंग पनपते गए क्षेत्र के आधार पे, जात के आधार पे। आज ये परिणाम हुआ कि हमारे क्षेत्र, हमारे देश का जो विकास हो गया, असंतुलित हो गया। कहीं पे शिक्षा बहुत अच्छी है, कहीं स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, कहीं रोजगार बहुत अच्छा है, और उसके जस्ट विपरीत कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे आज चले जाइए आपको ये लगता ही नहीं कि भारत का यह अभिन्न अंग है। वो भी क्षेत्र पिछड़ा दलित दिखाई पड़ता है। इस दलित का अर्थ वो मत लीजिएगा, पर यही हकीकत है इस देश में। तो इस देश के जितने भी जिम्मेदार युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब उनको इस देश के सामने आना होगा और इस देश के बना हुआ जो राजनीतिक गैंगवार है, इसको तोड़ना होगा और इससे बाहर निकलना होगा। एक बार इस गैंग का सपोर्ट किया, एक बार इस गैंग का सपोर्ट दिया, इनमें कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है। देश में सभी को तो मौका मिला, इन लोगों को देश का विकास इतना संतुलित कर दिया, आज विश्व हंसता इस पे। हो सकता है मीडिया इसको दिखाती ना हो, पर आप इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे। दोस्तों, इस देश का नागरिक हूं, एक जिम्मेदार नागरिक हूं। तकलीफ होती है, ये मेरा देश है। तकलीफ होती है जब इस तरह के फोन कॉल्स आते हैं,
रोज मेरे पास कई फोन कॉल्स आते हैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि सर आप थाने पे जाता हूं तो लोग सुनते नहीं, जात के आधारित पे वो थानेदार हमको देखता है, जात के आधार पे हमारी रिपोर्ट लिखता है, जात के आधार पे विकास होता है, जात के आधार पे मकान मिलता है, जात के आधार पे खेत हड़प लिए जाते हैं। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मौन हैं। उठिए, आगे बढ़िए। अभी आपने इस स्थानीय निकाय के परिवर्तन में अपना दमखम दिखाया है। एक बार पूरी शक्ति के साथ इस गैंगवार को तोड़ दीजिए। यह लोकतंत्र ये ड्रामेबाजों के लिए नहीं बना हुआ था, ये लोकतंत्र बना था, ये देश बना था हमारे उन नीति के लिए, उन विकास के लिए। आइए उन युवाओं से मैं आह्वान करता हूं, आगे बढ़कर आइए। हम आपका समर्थन करेंगे, देश आपका समर्थन करेगा, युवा आपका समर्थन करेगा, पर खत्म करिए देश से राजनीतिक गैंगवार दोस्तों। नहीं तो राजनीतिक व्यवस्था कभी भी आपकी व्यवस्था पटरी पे आने नहीं देगी। आजादी के इतने साल बाद आज ये छोटे छोटे जो गैंग बने हैं, बड़े बड़े जो भी गैंग बने, किसी को आप राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर कहते हो मुझे नहीं पता है, पर इतना मुझे पता है कि इन सभी का विकासवाद का नजरिया दूषित है। नहीं तो क्या देश का विकास ऐसा होना चाहिए? ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ जा रहा हूं दोस्तों, और उन सभी युवाओं के लिए जो पढ़े लिखे युवा थे, सामाजिक व्यवस्था को संभालने के लिए स्वयं आगे आए हैं, मैं उनका पुनः धन्यवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं देश के सभी युवाओं से, इस व्यवस्था परिवर्तन में अपना साथ दीजिए और बंद करिए देश में राजनीतिक गैंगवार। इनके अलावा भी देश में बहुत सी परिधि जिसे खींचनी भी बाकी है। पुनः अनुरोध करता हूं, जो भी हमारे सहयोगी हैं और जहां पर भी हैं, दीपदान आंदोलन के लिए सहयोग करें। जो व्यक्ति नौकरी पेशा है, व्यापार से जुड़े, जिनकी आमदनी चल रही है, वो एक पेन और पेंसिल और किताब अपने क्षेत्र में जाइए, समाज के अंतिम पंक्ति में जो भी बैठा हो, जरूरी नहीं आपकी जात का ही हो, अगर लगता है वो हमारे समाज का वो अभिन्न अंग है, वो जो गरीब तबका अभिनव है, उसको एक पेन पेंसिल दीजिए, उन्हें पुनर्जीवित करिए। जिस देश में शिक्षा नहीं होती है, जिस समाज में शिक्षा नहीं होती है, वो मृतक के समान होता है, वो वर्ग मृतक के समान होता है। तो देश को मारिए नहीं, आने वाले भविष्य को लेबर बनाइए नहीं। दीपदान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, जरूरत पड़े हमें मैसेज भी दीजिए, हम आपकी वो व्यवस्था कराएंगे, आपकी वो चीजें उन गरीब तबकों तक पहुंचेगी जरूर, और दीपदान आंदोलन को सफल बनाइए। अभी बीच में कई राजनीतिक लोगों ने दीपदान आंदोलन को गलत नाम से फिर पुकारा। कोई कह रहा शिक्षा का दिया जलाइए। अरे भाई, जब एक आंदोलन चल रहा है, एक आंदोलन अपने कई परिवर्तन दे चुका, काम कर रहा है, पर राजनीति का भूत सवार होता है, सही सही रास्ते चलते ही नहीं है। कोई उसको अलग नाम से बुला रहा है, कोई अलग नाम से बुला रहा है। कमाल है भाई, क्या देश को बर्बाद करने के बाद ही आप लोग मानोगे क्या? खैर, इस देश के युवाओं से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, अपने दोस्तों से बड़ी उम्मीदें हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप हमारा सहयोग करेंगे, इस देश का सहयोग करेंगे और दीपदान भी करेंगे। आज जो स्थानीय व्यवस्था में जो परिवर्तन आपने देखने को पाया, वो युवा जो राजनीति में आना नहीं चाहता था, राजनीति में प्रतिभाग नहीं करना चाहता था, उसने अपने समाज और क्षेत्र की जिम्मेदारी को समझा और नेतृत्व को संभाला। उन सभी दोस्तों का पुनः धन्यवाद और आभार करता हूं, प्रकट करता हूं, और उम्मीद करता हूं जिन जिम्मेदारियों के साथ आप आए हुए हैं, उस जिम्मेदारी को निभाइएगा। लोकतंत्र की काली कढ़ाई में मत चले जाइएगा, वहां हर चीज काली नजर आती है। धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।